विद्यार्थियों, आज हम पुनः एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल पेपर गांधीयन पॉलिटिकल थॉट का विषय दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का अध्ययन कर रहे हैं। दो भागों में हमने जाना कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के प्रवास काल के दौरान महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और चिंतन पर किन किन घटनाओं का क्या क्या प्रभाव पड़ा, और इस भाग 3 में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए सत्याग्रह का जो अंतिम चरण है, उस अंतिम चरण पर उन कौन कौन से विचारकों का प्रभाव पड़ा और वो सत्याग्रह उन्होंने किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया। तो सबसे अब इस भाग का हमारा उद्देश्य है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास काल में महात्मा गांधी ने जिन जिन नवीन प्रयोगों का इजाद किया, जिसमें सत्याग्रह उनका सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र था, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये उनका अंतिम चरण था, भाग 3। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है पूर्व के लेक्चर में कि सरकारी वायदे झूठे निकले और इस विश्वासघात से सत्याग्रह आंदोलन पुनः प्रारंभ करने की ओर बढ़ा और महात्मा गांधी को इसको प्रारंभ करने में पुनः एक शक्ति और ऊर्जा मिली। कुल मिलाकर इस सत्याग्रह को प्रारंभ करने के पीछे 3 मुद्दे थे। पहला था जातीय कर, दूसरा था एशिया वासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध, और एवं तीसरा था केवल ईसाई शादियों की मान्यता। पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि साउथ एशिया रजिस्ट्रेशन एक्ट जो पारित हुआ था, उसमें एक बॉन्ड भरवाया जाता था भारतीयों से, और उन्हें उनके ऊपर अनेक प्रकार की अमानवीय शर्तें लाद दी गई थीं। उनके रोड उनकी निश्चित कर दी गई थी, उनके रेस्टोरेंट निश्चित कर दिए गए थे, उनके स्कूल निर्धारित कर दिए गए थे, और एक उनके जो रेलगाड़ियों में भी वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकते थे। ये सारी घटनाएं पहले आपने चैप्टर में पढ़ी हैं। इस चैप्टर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो आगे का जो तीसरा सत्याग्रह उन्होंने वहाँ शुरू किया, उसमें मूल रूप से 3 बातें महत्वपूर्ण थीं: जातीय कर, एशिया वासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध, एवं केवल ईसाई शादियों को मान्यता। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदू, मुस्लिम एवं पारसी विवाद अवैध घोषित हो गए। ये जो विवाद थे वो अवैध घोषित हो गए और इनकी विवाहताएं कानून की नज़र में पत्नियां न रहकर रखेल बन गईं। 14 मार्च 1913 को केप कॉलोनी के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए इस निर्णय से गैर ईसाई महिलाओं में भारी असंतोष फैला और परिणाम स्वरूप सत्याग्रह में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम नेटाल जो वहाँ स्थान है, वहाँ की बहनों ने, महिलाओं ने गिरफ्तारियाँ दी। फिर ट्रांसवाल की जो महिलाएं हैं वो गिरफ्तार हुई। तत्काल खानों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हज़ारों की सभा में लोग जाने लगे। इन सबको गांधी ने वही सलाह दी कि वे शांतिपूर्ण व अहिंसक बने रहें, क्योंकि अहिंसात्मक आंदोलन गांधी की प्रथम शर्त थी। पुलिस के कोड़े सहन करें और गिरफ्तारी प्रसन्नतापूर्वक दें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यही आधार था। गांधी की यातनाएं पुनः प्रारंभ हुई, उनको गिरफ्तारी हुई उनकी, और ये एक क्रम बन गया उनका। सत्याग्रहियों की यातनाएं दिल दहलाने वाली थीं। मजदूरों को गुलामों से भी बदतर व्यवहार मिला। उनके दमन के लिए सेना का प्रयोग हुआ। हर स्थान पर कुछ मारे गए, कुछ अनेक घायल हुए। निष्क्रिय प्रतिरोध प्रचंड हो उठा था। करीब 50,000 मजदूर हड़ताल पर थे और कई हजार भारतीय जेलों में थे। भारत से आंदोलन के लिए महती सहायता भी आई, और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे CF एंड्रूज। उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति इस आंदोलन के लिए दे दी। अनेक लोगों ने भारी त्याग किए। गांधी को 18 दिसंबर 1913 को रिहा कर दिया गया। भारतीयों की समस्याओं के लिए निवारण हेतु एक कमीशन बना दिया गया, एक आयोग की स्थापना कर दी गई, जिसके बारे में गांधी का विचार था कि यह भारतीय व ब्रिटिश जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास है। जेल से छूटने के 3 दिन बाद गांधी एक सार्वजनिक सभा में आए और वह एक छोटी सी धोती में लिपटे हुए थे। उस समय गांधी ने कहा, यह उन्होंने मजदूरों की हत्या के विरोध में किया है। गांधी ने घोषणा की कि यह संघर्ष मानव स्वतंत्रता के लिए है और इस प्रकार यह एक धर्म की लड़ाई है। गांधी का सुझाव था कि नवगठित आयोग में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। यह सुझाव उनका अस्वीकृत हो गया। इस पर गांधी ने पुनः 1 जनवरी 1914 को पुनः डरबन से कूच करने की घोषणा की। दक्षिणी
अफ्रीकी रेल के श्वेत कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। इस पर गांधी ने सत्याग्रह वापस लेने की घोषणा की। गांधी ने कहा कि सत्याग्रह का उद्देश्य किसी को बर्बाद करना, चोट पहुंचाना, नीचा दिखाना या उसे कमजोर बनाकर विजय प्राप्त करना नहीं है। सत्याग्रही को चाहिए कि वह अपनी ईमानदारी, बहादुरी, आत्मत्याग से विरोधी को प्रभावित करे और उसके हृदय को जीते। सत्याग्रहियों को कभी सरकार की मुसीबत से लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ना ही यह अस्वाभाविक गठबंधन ही करने चाहिए। गांधी के इस मैत्रीपूर्ण व्यवहार का जनरल स्मट्स पर गहरा प्रभाव पड़ा। 30 जून 1914 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ जो जुलाई में कानून बन गया। इसके अनुसार हिंदू, मुस्लिम और पारसी विवाह वैध घोषित हुए। नेटाल में रहने वाले मजदूरों पर कर समाप्त कर दिया गया। 1920 के बाद भारत से मजदूर नहीं आएंगे और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे भारतीय केप कॉलोनी में प्रवेश कर सकेंगे। गांधी ने इस समझौते को दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। उन्होंने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में यह लिखा कि यदि सत्याग्रह विश्वव्यापी बन जाए तो यह सामाजिक आदर्शों में क्रांति ला देगा, जिससे तानाशाही और सैनिक तंत्रों से मुक्ति मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका में सदा के लिए विदा लेते समय गांधी ने जनरल स्मिट्स के लिए सैंडल की एक जोड़ी भेंट के रूप में भेजी, जिसे स्वयं गांधी ने जेल में तैयार किया था। जनरल स्मिट्स ने स्वीकार किया कि उन्होंने इन सैंडलों को पहना है, यद्यपि उन्हें लगता है कि इतने बड़े आदमी के जूतों को पहनने के वे हकदार नहीं हैं। स्मिट्स ने लिखा है कि यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे ऐसे आदमी का विरोधी होने का सौभाग्य मिला जिसे मैं सम्मान से देखता हूँ। उन्होंने कभी किसी घटना के मानवीय पक्ष को नहीं बुलाया, कभी क्रोध नहीं किया, कभी घृणा नहीं की और भयंकर स्थिति में भी विनम्र विनोद बनाए रखा। उनकी शैली और भावना हमारे समय की प्रचलित कठोर नृशंस शक्तियों के विपरीत थी। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने तो बड़े रोचक ढंग से लिखा है कि ऐसे आदमी से तो सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसे इंद्रिय सुख नहीं सताते, जिसे न आराम, न प्रशंसा, न हित संवर्धन की परवाह है, लेकिन जो केवल उस कार्य को करने के लिए कृत संकल्प है जिसे वह ठीक मानता है, वह एक खतरनाक और परेशान कर देने वाला शत्रु है, क्योंकि उसके शरीर पर विजय उसकी आत्मा पर प्रभाव नहीं डालती। गांधी ने जब अफ्रीका छोड़ा तो स्मिट्स ने राहत की सांस ली और कहा कि द सेंट हैज़ लेफ्ट अवर शोर्स, आई सिंसियरली होप फॉर एवर। गांधी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का बड़ा महत्व है और इस क्रम में V.R. नंदा ने ठीक ही कहा है कि गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में के लिए किया वह उससे कम महत्वपूर्ण है जो दक्षिण अफ्रीका ने गांधी के लिए किया। मुंबई में जब गांधी ने वकालत प्रारंभ की तो वह साधारण वकील की तरह तर्क नहीं कर पा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने वकालत छोड़ी तो उनकी आय 5,000 पाउंड प्रति वर्ष थी, जो उस जमाने में बहुत बड़ी राशि या आय हुआ करती थी। दक्षिण अफ्रीका से जब वो भारत लौटे तो राष्ट्रीय ख्याति के नेता बन चुके थे, जिनकी ख्याति अफ्रीका और भारत दोनों देशों की सीमा पार कर चुकी थी। 25 वर्ष की अल्पायु में गांधी ने नेटाल में इंडियन नेशनल की स्थापना कर चुके थे। ये इतनी अल्पायु में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की उन्होंने स्थापना कर ली थी। ये एक बड़ी बात थी। वह एशियाई प्रवक्ता के रूप में उभर रहे थे, क्योंकि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट सारे एशिया वासियों के लिए कलंक था। उन्होंने हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई वो अन्य सभी का समर्थन मिल रहा था। वह अफ्रीका में गरीब, अशिक्षित, असहाय, शोषित, स्त्री पुरुष, बच्चे सभी के संपर्क में आए। यह अनुभव उनके भावी जीवन की दृढ़ आधारशिला भी बना। उन्होंने सत्याग्रह का परीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि जन साधारण इसके प्रयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। गांधी शायद भारत में परीक्षण प्रारंभ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता जैसे दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में गांधी के लिए भारत में अपने विशिष्ट सार्वजनिक जीवन में इतनी ख्याति और विशिष्टता अर्जित करना बड़ा मुश्किल था। दक्षिण अफ्रीका नेतृत्व विहीन देश था, जहाँ भारतीय व अन्य काले लोगों के प्रवक्ता के रूप में गांधी का उदय अधिक सहज रहा। केवल राजनीति ही नहीं, गांधी के व्यक्तित्व का निर्माण भी अफ्रीका में ही हुआ,
जिसकी चर्चा मैंने पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में भी की है। गांधी के जीवन के बड़े महत्वपूर्ण वर्ष थे जिनमें उनके विचार दृढ़ हुए। महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन भी इन्हीं वर्षों में हुआ। इस अध्ययन ने गांधी के की वैचारिक काया पलट कर दी। रस्किन की जो पुस्तक अनटू द लास्ट और ने उन्हें नेटाल से जुलूलैंड के निर्जन वनों की ओर प्रवृत्त किया, जहां उन्होंने स्वैच्छिक गरीबी का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। टॉल्स्टॉय का गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। आधुनिक राज्य की संगठित हिंसा के विरोध में सविनय अवज्ञा का विचार उन्हें टॉल्स्टॉय से ही मिला। अनेक विचारों में दोनों में सहमति थी। ये आधुनिक सभ्यता, औद्योगिकरण, यौन संबंधों, शिक्षा आदि से संबंधित थे। दोनों में पत्र व्यवहार जारी रहा। हिंद स्वराज जो गांधी ने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जो कि गांधी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हुए 1909 में लिखी थी, वह टॉल्स्टॉय और रस्किन के विचारों की स्पष्ट छाप उसमें हमें देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जाना कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास काल उनके लिए वरदान साबित हुआ। इस प्रवास काल में ही उन्होंने सत्याग्रह रूपी अभिनव तकनीक का प्रयोग किया और जेल में बताए हुए जो क्षणों में उन्होंने विभिन्न दार्शनिकों की उच्च कोटि की पुस्तकों का अध्ययन किया। जीवन की गूढ़ समस्याओं को उन्होंने नज़दीक से महसूस किया और तात्कालिक परिस्थितियों में उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से समाधान निकालने के प्रयास किए। कुल मिलाकर वह गांधी जिसने इंग्लैंड में वकालत पढ़कर भारत में वकालत करने में अपने आप को उतना कुशल नहीं पाया, क्योंकि असत्य का सहारा न लेने, छल प्रपंच में रुचि न होने और वकालत के लिए आवश्यक वाक्पटुता के अभाव के कारण वे एक सफल वकील सिद्ध नहीं हो पा रहे थे। उसी गांधी को दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया। अब अगले लेक्चर में हम महात्मा गांधी के दर्शन और चिंतन के तात्विक, नैतिक और आध्यात्मिक आधारों की चर्चा करेंगे। आशा है कि गांधी के प्रवास काल के दौरान, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास काल के दौरान उनके व्यक्तित्व पर किन बिंदुओं का अधिक प्रभाव पड़ा और किस प्रकार वो मोहनदास करमचंद से महात्मा बने, ये पूरी यात्रा और गाथा आपको स्पष्ट हुई होगी। अगले लेक्चर में, जैसा मैंने बताया, हम गांधी दर्शन के चिंतन पर तात्विक और नैतिक जो आध्यात्मिक आधार हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।